This call is now being recorded. नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका अपने चैनल कंक्रीट सिविल कॉन्सेप्ट्स में। और अभी हम इसमें बात करने वाले हैं जो आपके इंटरव्यूज़ चल रहे हैं, जो क्वेश्चंस बच्चों ने मुझे बताए हैं वो अभी हमने डिस्कस कर लिए थे। जो आपका 22 फरवरी से स्टार्ट हुए हैं, बीपीएससी के 22 फरवरी से जो स्टार्ट हुए हैं। और उसमें हमने 02/2017 के बीपीएससी ए जो असिस्टेंट इंजीनियर जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, उसका इंटरव्यूज़ के बेसिस पे हमने क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए थे, आरसीसी के कंप्लीट क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए थे अभी तक जो पूछे गए हैं। आगे जितने भी डेज़ में क्वेश्चंस पूछेंगे बच्चे मुझे जो शेयर कर रहे हैं, उनके बेस पे मैं उसको वीडियोस लेके आऊँगा। स्ट्रक्चरल एनालिसिस हमने देख लिए थे क्वेश्चन, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के क्वेश्चन देख लिए थे, और हाईवे इंजीनियरिंग के देख लिए थे क्वेश्चन। ठीक है, हाईवे इंजीनियरिंग के देख लिए थे। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं ये वीडियोस तो आप उसको लिंक में मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हो। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले जितने भी बीपीएससी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे इंटरव्यू के जो मुझे बच्चे भेज रहे हैं, वो मैं इस पूरे सेशन में डालता रहूँगा। ठीक है, तो आपको पहले ही नोटिफिकेशन मिल जाएगी जैसे ही मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा। आपको किसी से लिंक मांगने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो अभी तक मैंने 110 वीडियोस और 110 वीडियोस अपलोड किए हुए हैं कंक्रीट सिविल कॉन्सेप्ट्स पे। और ये पूरे स्ट्रिक्ट हैं ओनली कॉन्सेप्ट्स पे, कंक्रीट कॉन्सेप्ट्स। ओके, और ये जो भी मैंने डिस्कस किए हैं वीडियोस में, ओनली मैं डिस्कस करता हूँ कॉन्सेप्ट्स को, कि बच्चा का कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाए। ठीक है, और अभी तक मैंने इसमें पूरा कंप्लीट मॉड्यूल भी डाला हुआ है, वो आप देख सकते हो। ठीक है, और हमने जो प्रिपरेशन के लिए यूपीपीएससी का भी मैंने बनाए थे इंटरव्यू सेशन, वहाँ से भी 8 सब्जेक्ट्स ख़त्म हो चुके थे, बट अब आप लोगों के स्टार्ट हो गए इंटरव्यूज़। तो मैंने अब जो भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे इस वीडियो में बिल्डिंग मटेरियल के। मैंने क्वेश्चंस नोट कर लिए हैं जो बच्चों ने पूछे हैं, बिल्डिंग मटेरियल्स। ठीक है, तो बिल्डिंग मटेरियल्स के क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। डोंट माइंड द हैंड राइटिंग। यहाँ पे अभी हैंड राइटिंग पे फोकस मत करो, क्योंकि यहाँ पे ये जो मेरा टैब है वो सही से वर्क नहीं कर रहा है। बट आपको मैं जो बताऊँगा और क्वेश्चंस उनको आंसर किस तरह करना है वो आपको इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है मेरे पास, उसमें बच्चों ने बताया कि वो पूछ रहे हैं बॉक्स कंपाउंड्स के बारे में। बॉक्स कंपाउंड्स के बारे में पूछ रहे हैं, तो आपको बॉक्स कंपाउंड्स पता होने चाहिए। कौन कौन से बॉक्स कंपाउंड्स होते हैं? बॉक्स कंपाउंड्स आपको पता है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट दैट इज C3S, डाई कैल्शियम सिलिकेट C2S, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट दैट इज C3A, एंड टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट मतलब C4AF, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट। दीज आर 4 बॉक्स कंपाउंड्स। अगर आपको बॉक्स कंपाउंड्स के बारे में पूछते हैं तो आप ये बता सकते हो। तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, दिस इज डाई कैल्शियम सिलिकेट, दिस इज ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, दिस इज टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट। ठीक है, तो ये आपका जनरली आपसे पूछ रहे हैं वो। और इसमें अगर आपको केमिकल फॉर्मूला इसका पूछते हैं तो आपको पता होना चाहिए ट्राई कैल्शियम सिलिकेट के लिए जो आपका फॉर्मूला है, तो वो आपका होता है 3CaO देन डॉट SiO3। ओके, तो इस तरह फॉर्मूला नहीं पूछेंगे, जनरली बॉक्स कंपाउंड्स के बारे में पूछेंगे, तो आप ये पता होना चाहिए ट्राई कैल्शियम सिलिकेट इज C3S, C2S, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइट। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, एफ्लोरेसेंस क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एफ्लोरेसेंस? एफ्लोरेसेंस, एफ्लोरेसेंस पूछा था, तो एफ्लोरेसेंस आपको पता है कि जो ब्रिक्स होती हैं, ब्रिक्स में वाइट सॉल्युबल सॉल्ट्स आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? वाइट सॉल्युबल सॉल्ट्स, पैचेस बन जाते हैं। ठीक है, जब आपका जो ब्रिक होता है वो इमर्स करते हैं हम उसको पानी में, और उसका फिर हम इफ़ेक्ट देखते हैं कि आपका 10% से एरिया कवर हुआ है तो स्लाइट है एफ्लोरेसेंस, अगर 10 टू और ज़्यादा है तो मॉडरेट है, और ज़्यादा है सबसे ज़्यादा तो सीवियर है, 50% से भी ज़्यादा कोई ब्रिक को कवर किया गया। ये आपकी ब्रिक होती है, और यहाँ पे हम ट्रे में डाल देते हैं इसको, और इसमें वाटर फिल कर देते हैं, और इसका फिर जब आप देखते हो और उसमें वाइट सॉल्युबल पैचेस आ जाते हैं, तो वो आपका एफ्लोरेसेंस होता है। तो उसको आप डिफाइन कर सकते हो कि भाई
it white soluble salts get dissolved and appear in the form of fine white crystals on the surface of the bricks. Okay, ब्रिक के सरफेस पे इस पे वाइट सॉल्युबल सॉल्ट्स आ जाते हैं। वो आपका कितना आ रहा है वो डिपेंड करेगा कि अगर आपका 10% से कम है तो आप स्लाइटली एफ्लोरिसेंस बोलोगे। ठीक है, तो ये आपका होता है एफ्लोरिसेंस। और ये मैं बता दूं कि इसको ब्रशिंग कर दोगे, अगर आपको ब्रिक पे अगर ब्रश लगा दोगे और या फिर वॉश कर दोगे तो ये जो आपका अफेक्टेड एरिया है एफ्लोरिसेंस वाला वो क्या हो जाएगा, सरफेस को हम रिमूव भी कर सकते हैं। तो दिस डिफेक्ट कैन बी रिमूव्ड बाय ब्रशिंग एंड बाय वॉशिंग द अफेक्टेड एरिया। सो दिस इज नोन एज एफ्लोरिसेंस। ओके, तो ये क्वेश्चन पूछा था बच्चों ने। तो और एक और इम्पॉर्टेंट सीमेंट से क्वेश्चन पूछा था, बॉक्स कंपाउंड्स आ जाते हैं, पूछा तो नहीं है, ये मैं बता देता हूँ कि बॉक्स कंपाउंड्स में सीमेंट्स में आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं। आपको पता होना चाहिए, लाइम होता है, लाइम, देन आपका सिलिका, देन एल्यूमिना, देन आयरन ऑक्साइड, देन पोटाश, मैग्नीशिया, पोटाश, सोडा पोटाश, ये कम माइनर कंस्टिट्यूएंट होते हैं सोडा एंड पोटाश। ठीक है, मैक्सिमम आपके होते हैं लाइम, सिलिका। लाइम होता है आपका 60 to 67% होता है लाइम, मैक्सिमम होता है लाइम। ठीक है, सिलिका भी आपका 17 से 25% होता है, 17 से 25%। ओके, तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। और ये लाइम कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सीमेंट्स आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दैन उसके बाद एक बच्चे ने बताया मुझे कि जो आपका पोर्टलैंड सीमेंट होता है, पोर्टलैंड सीमेंट होता है, पोर्टलैंड सीमेंट को मैन्युफैक्चर जब करते हैं हम, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं इसके, तो रॉ मटेरियल्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं, व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर पोर्टलैंड सीमेंट। तो आपको पता है कि हम लाइमस्टोन यूज़ करते हैं, लाइमस्टोन से बनता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। लाइमस्टोन लेके, लाइमस्टोन या फिर आपका चौक, ये आपके क्या होते हैं, ये आपके मटेरियल्स होते हैं, ये आपके होते हैं मटेरियल्स कैलकेरियस मटेरियल्स। सो दीज आर व्हाट, कैलकेरियस मटेरियल्स, कैलकेरियस मटेरियल्स। तो कैलकेरियस मटेरियल्स होते हैं, और जो कि होते हैं लाइमस्टोन और चौक, और आपका क्ले होती है, क्ले या फिर शेल भी बोल सकते हैं, शेल भी होते हैं। ये भी मटेरियल्स आपका क्या यूज़ होता है, ये भी आपका मटेरियल यूज़ होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में। ठीक है, तो इनको आर्जिलेशियस मटेरियल्स भी बोलते हैं, व्हाट, आर्जिलेशियस मटेरियल्स। सो दीज आर आर्जिलेशियस मटेरियल्स। तो आपको पता होना चाहिए कि कैलकेरियस मटेरियल्स एंड आर्जिलेशियस मटेरियल्स हमारे क्या होते हैं, यूज़ होते हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ व्हाट, पोर्टलैंड सीमेंट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। तो बता सकते हो कैलकेरियस मटेरियल्स में आपके आते हैं लाइमस्टोन और चॉक, और क्ले और शेल मतलब आर्जिलेशियस मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन मेरे पास आया है, एक ने पूछा ब्रिक्स में से फ्लैमिश बॉन्ड पूछा था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्लैमिश बॉन्ड। बॉन्ड्स होते हैं आपके डबल फ्लैमिश बॉन्ड, इंग्लिश बॉन्ड और फ्लैमिश बॉन्ड। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फ्लैमिश बॉन्ड क्या होता है कि भाई जो अरेंजमेंट करते हैं ब्रिक्स का इन ईच कोर्स, कोर्स मतलब ये आपका एक ब्रिक लेयर है, ये आपका ब्रिक है, दिस इज अनदर ब्रिक लेयर, ये ऊपर और ब्रिक बिछी हुई है। तो हर कोर्स में, दिस इज वन कोर्स, सेकंड कोर्स, थर्ड कोर्स, तो अरेंजमेंट ऑफ ब्रिक्स, ब्रिक्स का हम अरेंजमेंट करते हैं किस तरह कि इन ईच कोर्स कंसिस्टिंग ऑफ ऑल्टरनेट हेडर्स एंड स्ट्रेचर्स। कि भाई इस कोर्स में ये आपका हो गया, ये एक कोई ब्रिक है, ये आपका हो गया व्हाट, दिस इज योर स्ट्रेचर एंड दिस इज योर हेडर। ओके, दिस इज योर स्ट्रेचर, दिस इज योर हेडर। ओके, मतलब ऑल्टरनेट लगे होंगे आपके, ऑल्टरनेट हेडर एंड स्ट्रेचर ईच कोर्स में, स्ट्रेचर। ठीक है, ऑल्टरनेट होंगे, ऑल्टरनेट मतलब एक छोड़ के, एक हेडर होगा तो दूसरा स्ट्रेचर होगा, फिर हेडर होगा तो स्ट्रेचर होगा। तो ईच कोर्स में, एक कोर्स ये रहा, दूसरा कोर्स ये रहा, तीसरा कोर्स ये रहा, तो इसको आप बोलते हो फ्लैमिश बॉन्ड। सो आप डिफाइन कर सकते हो द अरेंजमेंट ऑफ ब्रेक्स इन ईच कोर्स कंसिस्टिंग ऑफ ऑल्टरनेट हेडर एंड स्ट्रेचर इज नोन एज फ्लैमिश बॉन्ड। ओके, तो ये क्वेश्चन पूछा था, तो आप बता सकते हो फ्लैमिश बॉन्ड क्या होता है। देन उसके बाद और जो क्वेश्चंस हैं मेरे पास
एक पूछा था कि मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट इन सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। तो मैक्सिमम परसेंटेज पूछा है आपका, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट को हम बोलते हैं C3A। किस सीमेंट में? सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट, सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। तो इसमें जो आपका मैक्सिमम परसेंटेज होता है वो होता है 5%। तो ये आपका आंसर होगा 5%। 5% होता है आपका सल्फेट रेजिस्टिंग। अब टाइप्स ऑफ सीमेंट भी पूछ सकते हैं आपसे। टाइप्स ऑफ सीमेंट में आपको पता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, पोजोलाना पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है, कलर्ड सीमेंट, वाइट सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होता है, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होता है, ठीक है, और लो हीट सीमेंट भी होता है, लो हीट सीमेंट, ठीक है। तो यहाँ से आपको टाइप्स ऑफ सीमेंट भी वो पूछ सकते हैं, ठीक है। और अब रैपिड हार्डनिंग जो सीमेंट होता है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट हम कहाँ पे यूज़ करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट हमारा जब भी हमारा रिपेयर ऑफ रोड वर्क्स होता है, जब भी हम रोड पे काम करते हैं तो आपको सीमेंट स्ट्रेंथ होती है जो पेमेंट की, उसको जल्दी से जल्दी आपको गेन करना होता है जिससे कि रोड ट्रैफिक को हम अलाउ कर सके। तो हम यहाँ पर सीमेंट यूज़ करते हैं रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। कभी भी रिपेयरिंग वर्क करते हैं रोड्स में तो आपको जो सीमेंट हम यूज़ करते हैं रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज़ करते हैं। और सीमेंट से रिलेटेड मैं क्वेश्चन बता देता हूँ, जनरल क्वेश्चन जो आपका ओपीसी की अगर बात करते हैं, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में आपका जो इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी लेस देन 30 मिनट्स। और फाइनल सेटिंग टाइम आपका 600 मिनट्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी मोर देन ज़्यादा मिनट्स, 600 मिनट्स, ओके, मतलब 10 घंटे होगा 600 मिनट्स मतलब, ओके, ये 30 मिनट्स। तो ये आपका ओपीसी हो गया। टेस्ट पूछ सकते हैं आपके सीमेंट पे, टेस्ट कौन कौन से कर सकते हैं? टेस्ट कौन से करते हैं हम सीमेंट पे? सीमेंट पे टेस्ट आपको पता है कि फील्ड टेस्ट भी कर देते हैं, कि आपके पास लेबोरेटरी नहीं है तो फील्ड में आप टेस्ट कर सकते हो कि भाई एक बकेट में आपने क्या करा, विद वाटर है, और आपका जो सीमेंट, आपने कुछ सीमेंट डाला है इसमें, तो वो आपका सिंक होना चाहिए। इट शुड नॉट फ्लोट ऑन द वाटर सरफेस, फ्लोट नहीं होना चाहिए, इट शुड बी सिंक। और अगर आपका कोई 50 kg का जो बैग है, सीमेंट बैग है 50 kg का, 50 kg का जो सीमेंट बैग है, इसमें अगर आप इसके पूरे इसके का जो बैग होता है इसमें आप हैंड अगर इंसर्ट करते हो तो यू शुड फील कूल, आपको ठंडा ठंडा महसूस होता है। तो वो आपका एक फील्ड टेस्ट हो गया सीमेंट का, ठीक है। और आपका जो कलर के बेसिस पे भी ग्रेश ग्रेश कलर का होता है, ग्रे, ठीक है, वो भी आप पता कर सकते हो। और आपका अगर लेबोरेटरी टेस्ट की हम बात करते हैं तो लेबोरेटरी टेस्ट में आपको पता होना चाहिए कि इनिशियल एंड फाइनल स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट टेस्ट करते हैं सबसे पहले। स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट आपका क्या होता है कि भाई आपका जो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी होती है कि कितना परसेंटेज ऑफ वाटर हम मिला है सीमेंट में, सीमेंट पेस्ट में, कि भाई वो कंसिस्टेंसी अचीव कर जाए। कंसिस्टेंसी क्या होता है? डिग्री ऑफ सॉफ्टनेस और डिग्री ऑफ फर्मनेस, कि भाई सीमेंट कितना सॉफ्ट है, कितना फर्म है, हार्ड है। तो वो हम कंसिस्टेंसी को मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट? विकेट एपरेटस। विकेट एपरेटस के बारे में भी पूछ सकते हैं, विकेट एपरेटस। तो विकेट एपरेटस आपको पता होना चाहिए, एक मोल्ड होता है, विकेट मोल्ड होता है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह का विकेट मोल्ड होता है जिसका डेप्थ होता है आपका 40 mm का, ठीक है। 40 mm में उसमें हम विकेट प्लंजर को क्या करते हैं? इंसर्ट करते हैं। और विकेट जो एपरेटस होता है उसमें हमारा जो प्लंजर जाता है वो पेनिट्रेट होता रहता है। अब हम क्या करेंगे? 26% पानी हमने मान लो मिलाया, ठीक है, 26% वाटर मिलाया हमने सीमेंट में, और सीमेंट थोड़ा मतलब हार्ड है, तो जो विकेट प्लंजर होगा वो कहाँ तक पेनिट्रेट होगा? मान लो यहाँ तक पेनिट्रेट होता है, बट हमारे को और पेनिट्रेशन चाहिए, क्योंकि हमारे को विकेट एपरेटस में जो पेनिट्रेशन चाहिए होता है स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी के लिए, वो चाहिए होता है टॉप से 33 to 35 mm। वॉट? 33 to 35 mm तक जब तक पेनिट्रेशन नहीं होगा प्लंजर का, तब तक हमारा कंसिस्टेंसी अचीव नहीं होगी। तो हमारे को 26% पानी लिया तो हमारा नहीं आया, तो हम दूसरा पानी का सैंपल, पानी और बढ़ाएंगे, वाटर को 28% डालेंगे। तो अगर हम फिर चेक करेंगे, देन उसके बाद 30% डालेंगे, नहीं आता, अगर अचीव नहीं होता टॉप से 33 to 35 mm, तब तक हम उसको वाटर को ऐड करते जाएंगे। तो हमारा कहीं ना कहीं 30 से 32% में हमारा कंसिस्टेंसी मिल जाता है। मतलब आपका जो विकेट प्लंजर होगा वो टॉप से 33 to 35 mm तक पेनिट्रेट हो जाता है फॉर द वाटर कंटेंट ऑफ 30 to 32%,
ओके, दिस इज योर स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए, वरना बॉटम से कितना हो जाएगा, 5 से 7 हो जाएगा। टोटल 40 है, 33 to 35 ऊपर है, नीचे से कितना होना चाहिए पेनिट्रेशन, 5 से 7 ठीक है, तो ये आपका स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट हो गया। देन इसके बाद इनिशियल फाइनल सेटिंग टाइम हमने देख ही लिया, इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। देन इसके बाद हमने देखा था कि सीमेंट पे साउंडनेस टेस्ट भी करते हैं। साउंडनेस टेस्ट किस पे करते हैं, जो आपका स्प्लिट सिलेंडर होता है उसमें ली चैटलियर, ठीक है, ली चैटलियर होता है आपका, और उसमें हम साउंडनेस टेस्ट करते हैं। ये आपका स्प्लिट सिलेंडर होता है, यहाँ से ये स्प्लिट होता है और इसके एक इंडिकेटर आर्म्स होते हैं यहाँ पे। तो ये जो आपका एक्सपेंशन होता है सीमेंट में, ठीक है, तो आपका 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए। 1 mm से 1 सेंटीमीटर मतलब 10 mm से ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए। जो इंडिकेटर आर्म्स के बीच का डिस्टेंस है उसको O1 में रख देते हैं उसके बाद। ठीक है, तो यहाँ पे हम सीमेंट पेस्ट बनाते हैं, इसको हम ऊपर टॉप से और बॉटम से इसको फिल कर देते हैं, प्लेट से लगा देते हैं, पोरस प्लेट से लगा देते हैं, जिससे कि वो कोई वाटर और सीमेंट पेस्ट एस्केप आउट ना हो पाए। तो जो एक्सपेंशन होता है हमारा साउंडनेस टेस्ट बोलते हैं इसको, साउंडनेस ऑफ सीमेंट। ठीक है, देन उसके बाद आपका हीट ऑफ हाइड्रेशन टेस्ट होता है, ये भी आपको हीट ऑफ हाइड्रेशन टेस्ट पता होना चाहिए। देन फाइननेस टेस्ट भी हम करते हैं, फाइननेस टेस्ट के भी नाम आपको पता होना चाहिए। फाइननेस टेस्ट आप किस किस से करते हो, एयर परमेबिलिटी मेथड से करते हो और सीव टेस्ट से भी करते हो। सीव टेस्ट, सीव लेते हो आप, उसमें आप क्या करते हो, IS सीव नंबर 9 और 90 माइक्रोन की सीव जो होती है उसमें आप सीविंग 100 ग्राम सैंपल ले लेते हो, सीव करते हो। 10% से ज़्यादा रेसिड्यू नहीं बचना चाहिए, ये सब आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। तो इस तरह फाइननेस टेस्ट और वैगनर टर्बिड मीटर टेस्ट भी होता है एक, वो भी आपको पता होना चाहिए। इसमें हमारा जो यूनिट मिलती है वो आपका मिलती है आपका एयर परमेबिलिटी मेथड और वैगनर परमेबिलिटी, वैगनर टर्बिड मीटर मेथड। ठीक है, इसमें सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम में आपकी यूनिट मिलती है। OPC के लिए 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके फाइननेस टेस्ट हो गए। और आपका सीमेंट पे आप टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट भी निकाल लेते हो और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट भी निकालते हो। ठीक है, सीमेंट पे आप मतलब टेस्ट करते हो जो आपको पता होना चाहिए। सो दीज आर सर्टेन टेस्ट। ये हमारा क्वेश्चन पूछा नहीं था बट आगे पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने आपको फॉर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया। और जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, ये बताया था एक क्वेश्चन, बच्चे ने बोला कि अगर हम 38% से ज़्यादा वाटर हम हीट ऑफ हाइड्रेशन में यूज़ करते हैं तो क्या होगा। मतलब क्वेश्चन क्या था कि व्हाट हैपन्स इफ more than 38%, more than 38% of water is used for hydration। क्योंकि आपको पता है हाइड्रेशन के लिए, कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए कितना हमारे को वाटर रिक्वायर्ड होता है, 38% रिक्वायर्ड होता है, जिसमें कि 23% तो हमारा यूज़ होता है वाटर, और जो 15% जो वो होता है वो हमारा जेल पोर्स में फिल होता है। ठीक है, तो 23% भी वाटर रिक्वायर्ड होता है प्लस 15% आपका जेल पोर्स में फ्रीज रहता है। और तो टोटल अगर 38% से भी ज़्यादा अगर वाटर हम यूज़ कर रहे हैं हाइड्रेशन के लिए तो क्या होगा। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, इसका आंसर हो सकता है आपकी कैविटीज फॉर्म हो जाएंगे। तो अनडिजायरेबल 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 कैविटीज और कैपिलरी कैविटीज विल बी फॉर्म। ओके, कैपिलरी कैविटीज विल बी फॉर्म। ठीक है, इन हार्डेंड सीमेंट, जब भी हमारा सीमेंट हार्ड होगा तो अनडिजायरेबल कैपिलरी कैविटीज फॉर्म हो जाएंगी आपकी, जब भी आपका अगर वाटर 38% से ज़्यादा होता है तो। ठीक है, नाउ एक और क्वेश्चन जो मेरे पास है वो ये है कि लो हीट सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग किस तरह होता है। लो हीट सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग किस तरह होता है। तो वी नो फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लो हीट सीमेंट, जो आपके ट्राई कैल्शियम सिलिकेट होता है और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट होता है। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट दैट इज C3S एंड ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो कि ट्राई कैल्शियम C3A होता है। इसको हम क्या कर देते हैं, इनकी क्वांटिटी को हम क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं, और डाई कैल्शियम सिलिकेट की क्वांटिटी को हम क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो हमारे को क्या मिल जाता है, लो हीट सीमेंट मिल जाता है।
क्या करेंगे हम, लो हीट सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट के क्वांटिटी को कम कर देंगे और डाई कैल्शियम सिलिकेट की क्वांटिटी को क्या कर देंगे हम, बढ़ा देंगे। तो आपका लो हीट सीमेंट मिल जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए। देन उसके बाद और जो क्वेश्चन थे, साउंडनेस टेस्ट पे पूछा था। साउंडनेस टेस्ट हमने कवर ही कर लिया। साउंडनेस टेस्ट कि भाई लीच एटलियर फ्लास्क होता है हमारे पास, एपरेटस होता है। लीच एटलियर एपरेटस से हम क्या कर देते हैं, साउंडनेस टेस्ट मेजर कर लेते हैं, साउंडनेस टेस्ट फाइनल कर लेते हैं। ठीक है, कंसिस्टेंसी सीमेंट हमने अब देख लिया था, सारे टेस्ट में हमने कवर कर लिया था। और जो क्वेश्चंस मेरे पास हैं उसमें क्वेश्चंस में और मैं बता देता हूँ आपको। एक क्वेश्चन पूछा था आपका, यस, ये ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट के बेनिफिट्स क्या होते हैं। ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट के बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो देखो, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट के जो बेनिफिट्स होते हैं वो आपका क्या होता है कि लो हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है इसमें। लो हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन काफ़ी कम होती है। हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होती है आपकी, काफ़ी कम होता है। ठीक है, और इसमें जो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग में जो आप सीमेंट यूज़ करते हो उसकी ड्यूरेबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है, ड्यूरेबल होता है काफ़ी, तो मोर ड्यूरेबिलिटी। और आपका रेजिस्टेंट टू सॉइल होता है कि जो आपका सीमेंट है वो कैसा होगा, सॉइल से भी क्या होगा, रेजिस्टेंट होगा। रेजिस्टेंट टू व्हाट, सॉइल। ओके। और इसमें आपका जो वाटर के साथ भी रेजिस्टेंट अच्छा होता है वो, और आपका जो अमाउंट ऑफ एल्कलीज होते हैं, सल्फेट्स होते हैं, उसके साथ भी उसका एसिडिक जो आपका रेजिस्टेंट होता है। ठीक है। और एक और बेनिफिट अगर मैं बात करता हूँ तो ये आपका जो मैराइन एनवायरनमेंट में, जो आपका समुद्र के किनारे होते हैं स्ट्रक्चर्स में हम यूज़ कर सकते हैं ब्लास्ट फर्नेस स्लैग को, तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है मैराइन वर्क्स में। ठीक है, तो ये आपसे पूछा था तो आप बता सकते हो, आपसे भी पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन, मैराइन वर्क्स में भी इम्पोर्टेंट होता है। देन इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा था एडमिक्सचर्स के बारे में। एडमिक्सचर्स आपके जो होते हैं वो, उसको आप क्लासीफाई कैसे करोगे। तो आपको पता है एडमिक्सचर्स होते हैं आपके, दो तरह के एडमिक्सचर्स होते हैं। एक आपका होता है मिनरल एडमिक्सचर्स, मिनरल एडमिक्सचर्स, एक होता है आपका केमिकल एडमिक्सचर्स। अब आपको पता होना चाहिए मिनरल एडमिक्सचर्स मतलब आपके जो भी आपके सिलिका फ्यूम है, राइस हस्क ऐश है, ठीक है, ग्राउंड ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग है, GGBFS, मेटाक्योलिन है, मेटाक्योलिन है, ये सब आपके मिनरल एडमिक्सचर्स होते हैं। केमिकल एडमिक्सचर्स आपके होते हैं सुपर प्लास्टिसाइजर, जैसे आपका वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर्स होते हैं जो कि परसेंटेज ऑफ वाटर, वाटर की परसेंटेज को क्या कर देते हैं वो, डिक्रीज कर देते हैं हमारा। ठीक है, तो स्ट्रेंथ बढ़ जाती है उससे। और ये आपका होते हैं केमिकल एडमिक्सचर्स। ओके, सो यहाँ पे PCE बेस्ड आते हैं आजकल सुपर प्लास्टिसाइजर, दैट इज पॉली कार्बोक्सिलेट ईथर बेस्ड एडमिक्सचर्स आते हैं। तो दीज आर सर्टेन एडमिक्सचर्स। तो ये अभी मेरे पास क्वेश्चन है और नेक्स्ट वीडियो में हम उसको और डिस्कस करते हैं। अभी अगला वीडियो में शेयर करता हूँ बिल्डिंग मटेरियल्स के अलावा सॉइल के, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के और 2-3 सब्जेक्ट के और। सो सब्सक्राइब कर लीजिए और थैंक यू सो मच।